नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति नायर और आज हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के मेंस के पेपर में इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपको देखने मिलते हैं और इसके साथ ही ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। फाइन। सो आज जो हम बात करेंगे इसको ओवरऑल एनवायरमेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लीगल डायमेंशंस है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसे हम कवर करेंगे। पहले तो इस बात को समझिए कि ये सिर्फ एग्जाम के लिए सीमित नहीं है, ये एक काफी बड़ा संकट मानव जाति के समक्ष फिलहाल खड़ा है और हम सभी को, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड सारे ही पॉपुलेशन को इससे लड़ना पड़ रहा है। अगर हम 2024 और 2025 की बात करें तो ये जो दोनों साल है ये मानव जाति के लिए बड़े दुखद रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम सभी को करना पड़ा है। अभी अभी अगर आपने देखा हो अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में अचानक बादल फटने की वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और आपने देखा कि पूरा गांव का गांव बह गया, बहुत सारे लोग बह गए, काफी लापता है, काफी लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही जान और माल की काफी हानि हमें हुई है। इसके बाद 2024 में केरल के वायनाड में भी आपने देखा कि एक भूस्खलन की घटना हुई जिसमें काफी लोग हताहत हुए और इसके साथ ही चक्रवात जैसी से संकट से जो रेमल चक्रवात आया था 2024 में, इससे भी हमने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये रेमल तूफान टकराया था 2024 की मई की ये बात है और यहाँ हमने देखा कि काफी ज्यादा नुकसान हमें हुआ था। इसके साथ अगर आप देखें तो भूकंप की बात करें तो नवंबर 2024 में दिल्ली में एक भूकंप आया था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट से 2024-25 इन दोनों सालों में 159 भूकंप हमने दर्ज किए हैं। दिल्ली का भूकंप जो था वो 4 रिश्टर स्केल पे था। ऑल्दो इसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इसने देश के लिए तैयारियों की चिंता बढ़ा दी है। अगर आप इस बात को समझे कि हम मानव जाति जो है ये अपने आप को इवोल्यूशन के प्रोसेस का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मानते हैं। हम सबका दावा ये है कि बाकी के जो एनिमल है वो तो इवोल्यूशन के फेज में बहुत ज्यादा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, यानी इनकी सोचने समझने की, इमेजिनेशन की शक्ति या ताकत जो है वो बहुत ज्यादा से विकसित नहीं हो पाई है और मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने इतनी सारी प्रगति को साध्य किया है। हमने बेसिकली प्रगति के नाम पे, विकास के नाम पे किया ये है कि हमने अपने ही पृथ्वी को, जो कि हम सभी का घर है, इसे हमने बर्बाद कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से आज क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है कि डॉक्टर सुजुकी जो कि एक एनालिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, इनका तो कहना यह है कि इट्स टू लेट टू हैंडल और टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। नाउ हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत सावधानी से आगे कदम बढ़ाने होंगे। काफी सारे जैसे डॉक्टर कार्टर, एक साइंटिस्ट और आईपीपीसी एनालिस्ट, इन्होंने भी ये कहा है कि बेसिकली हम सब आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा एनवायरनमेंट छोड़ के जाने वाले हैं, है ना। बहुत मुश्किल से सभी लोग कह रहे हैं कि 2030 तक अगर परिस्थिति को संभाला नहीं गया तो बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं तो ये प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिजास्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक आपदा जिसके बारे में हमने बात की और दूसरा जो होगा वो होगा मानव निर्मित आपदाएं। कुछ मानव जनित आपदाएं भी 2024 में देखने को मिली। जैसे अगर हम देखें तो जून 2024 में से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक मालगाड़ी कांचनगंगा एक्सप्रेस से टकरा गई और इसकी वजह से फिर काफी लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। इसके अलावा औद्योगिक और शहरी दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो मुंबई में जो एक तूफान आया था बारिश में,
इसमें एक होर्डिंग के नीचे, पेट्रोल पंप पे एक होर्डिंग के नीचे खड़े हुए कुछ लोगों के ऊपर वो होर्डिंग गिर गया और इसकी वजह से लगभग 17 लोगों की मौत दर्ज हुई है ना। इसके साथ ही काफी लोग घायल भी हुए हैं। बॉम्बे के निकट जो ठाणे है, इसमें भी एक फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से, एक रासायनिक ब्लास्ट होने की वजह से एक दुर्घटना सामने आई है। इसके अलावा राजकोट में से एक गेमिंग जोन में आग लगने की वजह से बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और जिस बात को हम नहीं भूल सकते हैं वो है भगदड़। जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो एक धार्मिक संगठन में काफी लोग जमा हुए थे, हजारों की संख्या में भीड़ थी और उन बाबा जो भी संत थे, संत तो नहीं कह सकते इनको खैर, लेकिन जो भी थे वो उठ के चले जाने के बाद उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी और दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ी उसमें भगदड़ मचने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और 2025 की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी 2 दुर्घटनाएं जो सामने आई है वो है पहलगाम अटैक, है ना। यहाँ ये जो पहलगाम का अटैक है, जो आतंकवादी हमला माना गया है, टेररिस्ट अटैक है, जिसका हम कह रहे हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन गाइस जिन लोगों के घरों से मृत्यु हुई है इनका क्या कॉम्पेंसेशन होगा? क्या एक जान के बदले दूसरा जान लेना जस्टिस है ना? फिर आप ऑपरेशन सिंदूर या कोई भी ऑपरेशन चला के इनकी भरपाई कैसे करोगे? इनकी तो जिंदगी तबाह हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आप कभी नहीं भूल सकते हो, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। एक एयर इंडिया का बोइंग का जेट जो विमान था ये उड़ान लेता है और जल्द ही उड़ान के कुछ मिनट्स भीतर, यानी अगर हम बात करें बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के भीतर जाके हॉस्टल से टकरा जाता है। सो हमारा पहला सवाल तो ये है कि एयरपोर्ट जहां बहुत सारे एरोप्लेन्स है, बहुत सारी गतिविधियां है, जहां इतना सारा प्रदूषण होगा, इसके साइड में यानी आउटर वॉल के बाहर एक मेडिकल हॉस्टल, एक हॉस्पिटल जिसमें बच्चे रह रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो देश की एसेट है, ये क्या कर रहे थे? ये हॉस्टल वहां पे क्यों था? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और फिर ये जो विमान इससे टकरा गया, इसकी वजह से काफी सारे बच्चों की मौत हो गई जो देश के डॉक्टर्स थे। आप जानते ही हो कि डॉक्टर्स की क्या हालत है फिलहाल, है ना, कि एक 10,000 के जनसंख्या पे एक डॉक्टर, ये है रेशो। और इसमें हमने हमारे आने वाले जनरेशन के लिटरली सपने मार दिए। अब ये इंसानी गलती है या मशीनी या तकनीकी गलती है वो तो ईश्वर जाने। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आए हैं जिसमें एक दूसरे पे से जिम्मेदारी डाल देने की कोशिश की गई है, जो कि टेंडेंसी है इंसान की, है ना। और इसके अलावा अगर हम याद करें तो महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसे भी नहीं भूला जा सकता। हालांकि प्रशासन ने इसे बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की, लेकिन वही महाकुंभ जहां पे ये भगदड़ मची थी, उसी महाकुंभ के शहर में, प्रयागराज में आज एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ का पानी शहरों में आ चुका है, गांवों में आ चुका है और बहुत सारी जनहानि आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब जो है, इन आपदाओं का क्या सॉल्यूशन है या इसे प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो ये सोशल इशू है, इस बात को समझिए, है ना। इसे सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये काफी बड़ा मुद्दा है पूरे मानव जाति के लिए और हमें वक्त रहते संभल जाना चाहिए। अदरवाइज दिस इज अलार्मिंग वार्निंग फ्रॉम नेचर कि आप सब संकट में हो, आपकी पूरी स्पीसीज संकट में है और हमें इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अब इसे एग्जाम की तरफ अगर हम ले जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है, इसमें आपको ये समझना होगा कि आपदा प्रबंधन को केवल आपदा के बाद राहत कार्य करने तक सीमित माना जाता है। यानी आपदा आने के बाद जो राहत कार्य मिलता है उसके तक सीमित डिजास्टर मैनेजमेंट को माना जाता है। हालांकि अब इसमें रोकथाम की प्रक्रिया, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास ऐसे चरणों को भी शामिल किया गया है। सो इस बात को समझिए कि आपदा के प्रकार जो होंगे, जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया, आपदा के प्रकार बेसिकली 2 तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। एक होगी प्राकृतिक आपदाएं और एक होगी मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं वो होंगी जो हमारे हाथ में नहीं है, है ना।
नेचुरल, जैसे चक्रवात आ गया, भूकंप, बाढ़, सूखा, या फिर सुनामी, है ना, भूस्खलन, या फिर आज जो हम देख रहे हैं भारी वर्षा, बादल फटना, ये सब कुछ जो है ये प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है। और मानव निर्मित आपदाओं में जो हमने काफी सालों से देखा है कि रासायनिक या औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे भोपाल गैस कांड था, या फिर आतंकवादी हमले, सांप्रदायिक दंगे, इसके अलावा बम विस्फोट, आग, परमाणु या जैविक युद्ध, या फिर महामारी जैसे कोविड, इन सबको अगर हम देखें तो इसे मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। अब आपदा प्रबंधन के चक्र या फिर इनके चरण कैसे होंगे, इस बात को समझिए। सबसे पहला चरण जो हमारा होता है वो होता है रोकथाम का, प्रिवेंशन का, ठीक है, यानी आपदाओं को टालने की कोशिश हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। आपदाओं को टालने की और जोखिम या संकट को कम करने की कोशिश की जाती है, इसके लिए उपाय किए जाते हैं। यानी अगर कोई गांव या शहर नदी के किनारे बसा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले से उस परिस्थिति के लिए तैयार कर ले खुद को कि अगर इस नदी में बाढ़ आ गई तो क्या करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए कि तटबंधों का निर्माण करना चाहिए या आपदा प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण करके हमें इसके लिए कोई उपाय योजना तैयार करनी होती है। इसे कहा जाता है रोकथाम या प्रिवेंशन वाला स्टेज। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है शमन या मिटिगेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि आपदा से होने वाली जो जान माल की हानि है इसे कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी अब रोकथाम के बाद भी अगर हम इस आपदा को नहीं रोक पाए तो बेसिकली इस जान माल की हानि को हम कम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करना, इसके अलावा चक्रवात के लिए सुरक्षित आश्रयों के स्थलों का निर्माण करना, ये जो होते हैं ये मिटिगेशन का स्टेज है। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है तैयारी। तैयारी यानी प्रिपेयरनेस। फाइन, अब प्रिपेयरनेस क्या होता है कि आपदा का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी करना। उदाहरण के लिए आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में टीमों की तैयारी करना, टीम बनाना, और इसके साथ ही इन्हें ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना, या फिर आपातकालीन स्टॉक तैयार रखना। स्टॉक यानी भोजन, दवा और हॉस्पिटल्स, पानी, ये सब तैयार रखना, ये जो होता है ये प्रिपेयर्डनेस का स्टेज होता है। इसके अलावा चौथा जो स्टेज होगा वो होगा प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, ये पांचवा स्टेज होगा, राइट। सो इसमें आपदा आने के तुरंत बाद अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और सब कुछ करने के बावजूद भी आप आपदा का शिकार बने हो, तो इसके लिए किया ये जाता है कि इसके तुरंत बाद आपको राहत और बचाव कार्य दिया जाता है, और इसके बाद राहत और बचाव दल आपको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाना, चिकित्सा सेवाएं देना, या फिर अस्थायी आश्रय की सुविधा करना, ये सब जो होता है ये आपके से इस पार्ट में आता है। इसके अलावा पुनर्वास यानी रिहेबिलिएशन, ठीक है। सो रिहेबिलिएशन का मतलब है कि आपदा से प्रभावित जो सामान्य जनजीवन है इसे पुनः स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है, ठीक है। सो इसके लिए अस्थायी आश्रय से लेकर रोजगार और मनोवैज्ञानिक सहायता देखिल तैयार की जाती है या दी जाती है। और फिर होता है रिकंस्ट्रक्शन, यानी जहां इतनी तबाही हुई है उन जगहों को अब फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सो ये जो है यहाँ सस्टेनेबल और पहले से ज्यादा मजबूत इमारतों का या फिर सिस्टम का निर्माण करने की कोशिश की जाती है। ये होती है कुछ तैयारियां या फिर कुछ स्टेजेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। कुल मिला के 6 स्टेजेस है जिसको आप देख लेंगे। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनन संरचना क्या है ना, या फिर संस्थागत संरचना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो इस बात को ध्यान रखिए, ओके, है ना, इस बात को ध्यान रखिए कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी केंद्र, राज्य और जिला स्तरीय संरचना को स्थापित किया गया है, जिसके बारे में आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ आप देखोगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत इसे कानूनी स्वरूप दिया गया है, ठीक है। अगर ये एक्ट है तो ऑब्वियसली
इसमें एक कानून के प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों का निर्माण किया गया है या प्राधिकरणों की स्थापना बेसिकली की गई है। ठीक, इसके बाद अब ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होता है जिसे हम NDMA भी कहते हैं, है ना, ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है, ट्रिब्यूनल जो होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सो इसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और यह राष्ट्रीय स्तर की नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने की से बेसिकली कार्य करता है। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होती है। सो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का मतलब है NEC, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक है, सेंट्रल होम सेक्रेटरी जो होते हैं ये इसके सचिव होते हैं और ये जो NEC है ये क्या करता है, ये NDMA को सहायता करने की कोशिश करता है, यानी कि जो भी योजनाएं हैं उनको समन्वित करना और इनका कार्यान्वयन करना, इनका समन्वय इसके लिए कोऑर्डिनेट करने का काम ये बेसिकली करते हैं। इसके बाद होता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री और ये राज्य स्तर पर होता है। अब राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का काम ये करते हैं या फिर इस कार्य को बेसिकली देखा जाता है। और इसके बाद होता है जिला प्रबंधन या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फाइन, सो ये इसे कहा जाता है NDRF और DDMA, दैट इज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं जिला कलेक्टर और इसके बाद इसमें जिला स्तर पर आपातकालीन योजनाओं के या फिर आपातकालीन समस्याओं के निपटारे के लिए जो योजना होती है इन्हें लागू करने का काम किया जाता है। और इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आपको देखने मिलता है, इसे कहा जाता है NDRF। ये आपातकालीन स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षित बल होता है। इनको ट्रेनिंग ही इस तरीके से दी जाती है कि आप अगर किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो लोगों को कैसे बचाया जाए। सो NDRF की टीम होती है। अब इस बात को समझिए कि ये जो आपदा प्रबंधन है इनके सामने भी काफी चुनौतियां आपको देखने मिलती है। पहले तो इस बात को समझिए कि इसे एक कानूनन रूप दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से इसे एक कानूनन रूप दिया गया है, कानूनन तरीके से इसे अमल में लाया जाता है। और इसका अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो राष्ट्रीय स्तर पर है इसे गृह सचिवालय देखिल यानी ये भी बेसिकली मदद करता है या सहाय्य करता है। इसके बाद राज्य, फिर जिला और फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इस तरीके से आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं वो क्या है या फिर चुनौतियां हैं ये क्या है? चुनौतियां ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख रहे हो कि आपदाओं की बढ़ती संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। अब हुआ क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सो ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं इस बात को समझिए। जब आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो तो गर्मी बढ़ रही है ना, और से बेसिकली जितना होना चाहिए उससे कई ज्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है तेजी से क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ होता क्या है कि जो बर्फ के नीचे की चट्टान है वो जब एक्सपोज हो जाती है सनलाइट को तो बर्फ तेजी से पिघलने लगता है। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि भारी वर्षा, सूखा, चक्रवात, बाढ़, इन सब का सामना भारत लगातार कर रहा है। फाइन, इसके बाद शहरीकरण के बढ़ते खतरे अगर आप देखें, है ना, क्योंकि देखते ही देखते शहरों का विकास हो रहा है, गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो शहरी नियोजन है ये काफी खराब स्तर का है ना। आज भी आप देखते हो कि थोड़ी सी जगह मिल गई वहां पे झुग्गियां स्प्रेड होने लगती है या फिर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना। अब हुआ क्या है कि पुराना बुनियादी ढांचा है और प्राकृतिक जल का जो स्रोत है हमारा यानी जो ग्राउंड वाटर है इसका हम विनाश कर रहे हैं। आप देखोगे अगर मैप पे देखोगे तो हर से 1 किलोमीटर पे बोरिंग आपको दिखाई देगा,
यानी मैप पे देखोगे तो ऐसा लगेगा यहाँ होल 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 होल, पूरा मैप आपको होल से भरा हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ जो गटर की व्यवस्था है ना, सैनिटेशन की व्यवस्था, सो यहाँ क्या हुआ है कि पोर्ट हॉल कहिए या फिर नाले कहिए, ये बंद हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, और इनकी वजह से क्या हो जाता है कि आपने देखा 2005 में जो बाढ़ आई थी मुंबई में, उसका कारण था प्लास्टिक जमा हो जाना नालों में। और इन सारी समस्याओं की वजह से जो सामान्य इंसान है, आम आदमी, वो हमेशा शिकार बन जाता है इन सारे माल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, सो माल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम भारत के सामने दिखाई दे रही है। अब प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का अभाव हमारे यहाँ है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास नहीं है, बहुत कारगर नहीं है, और इसकी वजह से होता क्या है कि कुछ दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की कमी दिखाई देती है। इसके बाद संसाधनों की कमी है ना, अक्सर जनशक्ति, इसके बाद वित्तीय निधि हाँ या मदद, और आधुनिक तकनीकी की कमी हमें दिखाई देती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अवेयरनेस। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे जनता को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा संकट, हमारा सर्वनाश हमारे दरवाजे पे आके खड़ा है। लेकिन हम अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। और इसके चलते अगर हम बात करें तो स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना होगा, यानी जो लोकल एनजीओज है या फिर स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं हैं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायती राज, ये जो है इनकी तरफ से हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लाना होगा। इसके साथ ही कुछ रिमोट सेंसिंग या जीआईएस सिस्टम या अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना होगा। टेक्निकली हमें और ज्यादा डेवलप करना होगा, खुद को एआई का प्रयोग करना होगा, इंटरनेशनल हेल्प या इंटरनेशनल कोऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एजुकेशन। सो एजुकेशन के माध्यम से ही हम ये परिस्थिति बदल सकते हैं, अदरवाइज गाइस हम सही में बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं। इस बात को समझिए कि अगर वक्त रहते हम सब ने इस पे काम नहीं किया, ये अगर कम नहीं हुआ, तो भारत एक बहुत बड़ी चिंता की ओर बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, है ना, हाउ टू हैंडल दिस ऑल। सो इसे इस बात से समझिए कि जो आम आदमी है ये क्या करता है, ये आम आदमी डिमांड जनरेट करता है। ठीक है, और ये जो डिमांड होती है ये मार्केट ड्रीवन डिमांड होती है। यानी आपकी जो लग्जरी की कल्पना है, यानी कार, है ना, कार या बहुत बड़े बड़े मकान या एसी, अब एक एसी चलाने से या एक एसी बंद करने से आप क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर सकते हो, ये तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहे कि ये जो आम आदमी है, यानी बहुत सारी भीड़, कॉमनर्स, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी डिमांड जनरेट करके जो प्रोड्यूसर है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो चुका है और जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, आप डिमांड जनरेट करके उन्हें उकसा रहे हो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट जेट, एक आंकड़ों के अनुसार मैंने एक सेशन में ही देखा था खैर कि 1 बिलियनियर का प्राइवेट जेट इतना कार्बन एमिशन 2 घंटे में कर लेता है, या इतना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 2 घंटे में कर लेता है, जितना हम सब मिलके हजारों सालों तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप जो जंगल काट रहे हो, आप जो से पेड़ों को काट रहे हैं हम अपनी बस्तियां बसाने के लिए, या फिर जानवरों को मार रहे हैं हम अपना पेट भरने के लिए या अपने जीवा की रुचि के लिए हम उस जानवर को मार रहे हैं, इन सब का परिणाम हो रहा है पर्यावरण पे। और फाइनली ये जो नेचर है ये रिएक्ट कर रहा है अब हर तरीके से। राइट, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन, जब एक बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है तो वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। अब वो अपने आप से एमिट नहीं करता खैर, लेकिन व्हेन ही विल बी ग्रोन अप, राइट, तो वो अपने ग्रोन अप की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करेगा, राइट, और वो प्लेस लेगा जहां हमारी धरती बहुत छोटी पड़ रही है अब मानव जाति के लिए, यहाँ वो एक
स्पेस लेगा, इसके साथ ही वो खाना खाएगा, इसके साथ उसे रहना होगा, उसे गाड़ी, कार, बंगला सब चाहिए होगा, और इन सब की वजह से जंगल कटते रहेंगे और इस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते रहेंगे। सो अगर इसे सही टाइम पे रोका ना जाए तो ये एक बहुत बड़ी आपदा बनकर हम पे टूटने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि इनके लिए, या ये जो माहौल है इनके लिए अवेयरनेस बेसिकली हमें डेवलप करना होगा। अब हमें करना क्या चाहिए, जैसे ये है एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश डाउन हुआ, और पहले एक एक करके हम बातों को अगर देखें तो इस बात को समझिए कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ है ना, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर व्हाट वी कैन डू इन दैट। सो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। व्हाइल बाइंग द टिकट you should know that which company's airline or which company's flight you are taking, right। जो फ्लाइट है या फिर जो प्रोडक्ट है या फिर जो टूल है जिससे आप परिवहन करने वाले हो, यानी ये जो विमान बनाया गया है इसकी कंडीशन क्या है। कई बार सोशल मीडिया जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा पावरफुल है, इस सोशल मीडिया के बेसिकली वार्निंग्स को हम अनदेखा कर देते हैं। जैसे एयर इंडिया के फ्लाइट के बारे में बात करें तो पहले ही कुछ वीडियो आ चुके थे कि इसमें बहुत सारी चीजें काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद उनके जो वर्कर्स थे इन्होंने भी कहा कि हम इस फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी क्या करता है कि कुछ भी देखे बिना या कुछ भी सोचे बिना सीधा हम टिकट खरीद लेते हैं। सो अब ये नहीं है कि हर बार टिकट खरीदने के पहले हम जांच पड़ताल करें, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस कि कौन सी कंपनी है, कौन सा जेट है, कौन सी फ्लाइट है और कब बनी है, कितने साल पुरानी है, ये आपको आरटीआई के माध्यम से पता चल जाता है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, एआई के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको अब पता चलने लगी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाकुंभ की, सो ये कल्चरल प्रोग्राम था, है ना। और इस कल्चरल प्रोग्राम में ये जो हमारा ट्रेडिशनल गेट टुगेदर था, इसमें जरूरत से ज्यादा या क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो कोशिश करिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, या फिर इंटरनेट में ही दर्शन कर लीजिए, क्या ही करना है वहां जाके, है ना। या फिर थोड़ा सा जो प्रशासन होता है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि गाड़ियां लेके आओ मत, या फिर बहुत देर वहां रुको मत, थोड़ा सा आगे बढ़िए, जल्दी चलते रहिए, या फिर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा मत करिए, है ना। सो धार्मिक स्थलों पे बहुत ज्यादा इकट्ठा होना या फिर प्रशासन की बिल्कुल ना सुनना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना, ये सब हमें टालना होगा, ठीक है। हमें अपनी मनमानी कम करनी होगी, यही एक ऑप्शन है। और दूसरी बात रही टेररिज्म की, तो टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जहां भारत इससे कई सालों से जूझ रहा है ना। और हमें अवेयरनेस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरीके से बनानी होगी कि हमें इंटरनेशनल दबाव क्रिएट करना पड़ेगा कि जिन देशों की लिप्तता इन टेररिस्ट जैसे एक्टिविटीज में है, इनके फाइनेंस हमें बंद करने होंगे, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए इनको प्रेशराइज करने के लिए कि इनको फाइनेंस ना किया जाए, या जो देश ये जो टेररिस्ट अटैक से जो कुछ देश प्रायोजित होते हैं, यहाँ हमें इन्हें रोकना होगा। बेसिकली हमें एटलीस्ट ये कोशिश तो भी करनी होगी। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज की बात है, यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये पूरी तरीके से मानव की जिम्मेदारी है। धरती, पृथ्वी हमारा घर है और इसे हमने आग लगा दी है, अपने ही हाथ से हमने इस पृथ्वी को जलाना शुरू किया है। तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेते हुए प्रदूषण कम करना, या फिर जो बहुत प्रदूषण करने वाली कंपनीज है उनके प्रोडक्ट्स को ना खरीदना, डिमांड जनरेट ना करना, बहुत अनरियलिस्टिक सपने ना देखना, अवेयरनेस बढ़ाना, एजुकेशन के माध्यम से इन चीजों को लिमिट करना, है ना। और इसके साथ ही शिक्षा के माध्यम से बिल्कुल बचपन से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस आपके पाठ्यक्रमों में शामिल करना, ये है क्लाइमेट चेंज की रोकथाम। और सबसे पहले तो हमें बहुत सारा फॉरेस्टेशन करना होगा। अब एक पेड़ लगा के कुछ नहीं होगा, है ना।
आप कर क्या रहे हो कि एक पेड़ लगा रहे हो और हजारों पेड़ काट रहे हो। सो हमें सभी को, पूरे वर्ल्ड को, नॉट ओनली इन इंडिया, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि भारत कार्बन एमिशन के मामले में बहुत ही कम कार्बन एमिट करता है, जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। सो ये जो विकसित देश है, इन विकसित देशों को रोकथाम के लिए मजबूर करना होगा, और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि इनके प्रोडक्ट्स को हम डिमांड ना दे, समझ रहे। और इसके साथ क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी अवेयरनेस है, जो भी रिपोर्ट्स है, इनको पब्लिश किया जाए, इनको अवेयरनेस के अंतर्गत पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाया जाए कि क्या करने से क्या हो रहा है। जैसे प्लास्टिक का यूज बहुत कम करना अब जरूरी है, फिर या फिर जानवरों की हत्या करके अपनी जीवा को से संतुष्ट करना अब बंद करना होगा, राइट। फॉरेस्ट कट करना अब बंद करना होगा, या फिर ऐसे जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। बेसिकली ये चीजें हैं जो हमें करनी होगी, और शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हमें इसे करना होगा। सो कंक्लूजन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार का विषय नहीं है, ये हर व्यक्ति, समुदाय और संस्था का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इसके साथ ही एक समग्र दृष्टिकोण बनाकर दूरदृष्टि से हमें आने वाली आपदाओं की जो से सिस्टम है, या फिर जो एक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर है, इनसे होने वाली जान माल की हानि को प्रभावी ढंग से दूर करना होगा, कम करना होगा, और इसके साथ एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना होगा। सो आई होप कि यूपीएससी में जो आपदा प्रबंधन पे क्वेश्चन आएंगे या फिर कानूनी प्रावधान जो है, इसे आप समझ चुके होंगे, और इसी थीम पे आपको पढ़ाई करनी होगी। ये ऐसे राइटिंग के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए और बाकी सब जगहों पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन गाइज, और जुड़े रहिए वास्तव कट्टा हिंदी से। थैंक यू।